मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेक्चर आपका 7 चल रहा है। आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड 2 हो गए थे आपके, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तीसरा डालें ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए इसका एक और नाम एसआरएनए, मतलब सॉल्विल आरएनए। ये 1 मोल NaCl में सॉल्विल है, इसलिए सॉल्विल भी नाम है। एक और इसका नाम पकड़ कर ला रहा है ट्रांसफर आरएनए। एक और नाम हो गया एडॉप्टर आरएनए। तो ये है आपकी सेल में ये न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में 20 अमीनो एसिड्स, ये ट्रांसफर आरएनए इससे पहले पढ़ा दिया आपको। ये था डीएनए से ही बना था। एमआरएनए, और ये छोटी यूनिट थी राइबोसोम की, ये बड़ी सब यूनिट, तो ये आपका आरएनए था। तो कल अपने लोग 2 पढ़ चुके थे, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। आज पढ़ना है ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए इसलिए नाम इसका पड़ा क्योंकि एक अमीनो एसिड को पकड़ कर कहाँ लाता है, राइबोसोम के पास लाता है, इसलिए इसका नाम ट्रांसफर पड़ा। सॉल्विल इसलिए पड़ा क्योंकि 1 मोल सोडियम क्लोराइड में विलेय है, और एडॉप्टर भी इसीलिए पड़ा कि यहाँ से एडॉप्ट करता है, इनको राइबोसोम तक पहुंचा देता है। 3 नाम है। अगला पॉइंट, टर्म दिया तो होगलैंड ने, टर्म यूज्ड बाय होगलैंड, जेमिक, निक एंड स्टीफेंसन, इन्होंने टर्म दिया। इसकी सिंथेसिस तो न्यूक्लियस में ही होगी। तीनों प्रकार के आरएनए की सिंथेसिस इसी से होती है, डीएनए से ही। तो सिंथेसिस तो न्यूक्लियस में ही होगी, और बाहर आ जाएगा कहाँ, साइटोप्लाज्म। सिंथेसाइज्ड
synthesized in the nucleus और पाया जाएगा साइटोप्लाज्म, occurs in the cytoplasm. तो सिंथेसिस जब आरएनए की हुई थी तब आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट था, जब इसकी सिंथेसिस हुई तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड था, अब इसकी सिंथेसिस होगी तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड. सिंथेसाइज्ड बाय synthesized by RNA polymerase third synthesized तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड. इसके बाद तो जितनी भी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो सेंट्रल हमारा डॉगमा है डीएनए, तो जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मतलब फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक सूचनाएं जाएंगी वो डीएनए से, क्योंकि डीएनए हमारा कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर. प्रोटीन के सिंथेसिस या राइबोसोम हमारा कहाँ है, साइटोप्लाज्म. तो न तो ये बाहर निकल के जा रहा, न ये राइबोसोम अंदर आ रहा, तब इसने अपनी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके जाएगा थ्रू, तब जाएगा मैसेंजर आरएनए के पास. यहाँ डिकोड कर देगा अपनी इंफॉर्मेशन को डीएनए, और मैसेंजर आरएनए इसी इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुंचा देगा, राइबोसोम पर पहुंचा देगा. और राइबोसोम यहीं पर किसकी सिंथेसिस कर देगा, प्रोटीन की. ट्रांसफर आरएनए पकड़ के लाएगा और यहाँ सिंथेसिस कर देगा. तो ट्रांसफर आरएनए की यही काम है, जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड हैं उनको कहाँ पहुंचाएगा, राइबोसोम. तो ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर active amino acids on the राइबोसोम. ये राइबोसोम तक पहुंचा देगा. तो फ्लो कहाँ से शुरू हुआ, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ से हुआ, यहाँ आया, यहाँ से राइबोसोम पर आया, राइबोसोम ने पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी और इसी से हमारी प्रोटीन बनी. और जैसी प्रोटीन बनी बॉडी में, वैसी हमारी बॉडी डिजाइंड हुई, वही हमारी बॉडी के कैरेक्टर डेवलप हुए. तो जैसी प्रोटीन होगी वैसा ही हमारा बॉडी, गोरी काली लंबी जैसी भी होगी, इसी प्रोटीन पर डिपेंड करेगी. और जितना भी कैरेक्टर है ऑर्गेनिज्म का, वो इसी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इसने वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्लो किया थ्रू मैसेंजर आरएनए. कहाँ पहुंच गया जाकर, प्रोटीन में, पॉलीपेप्टाइड चेन में. क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही, बाहर निकल के जाएगा नहीं. राइबोसोम साइटोप्लाज्म में, वो अंदर नहीं जाएगा. तब यही विकल्प बचा कि पहले वो सूचना मैसेंजर आरएनए को दे, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम को दे, और यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए पकड़ के लाए. तो अपने लोगों ने लगभग 8 64 3 घटा दिए 61,
61 अमीनो एसिड को कोडान करने के लिए वैसे तो 20 प्रकार के होंगे, लेकिन 50 से भी ज्यादा 61 तक हो सकते हैं। तो मोर देन 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, 20 से ज्यादा 31 खासकर होते, 50 61 तक हो सकते। मोर देन 20 टाइप्स अमीनो एसिड्स। अब इसका पूरे साइटोप्लाज्म में, पूरी सेल में ट्रांसफर आरएनए के अमाउंट होगा 10 से 15%, 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए, ऑफ द सेल। राइबोसोम सबसे ज्यादा था 80% आरआरएनए, मैसेंजर कम था 1 से 5%, ये आपका 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए ऑफ द सेल। सबसे बड़ा ये था और स्टेबल था, ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए। आगे आ जाओ, ये जगह है, इधर देखो। उधर से निकल के इस पर आ जाओ सीट। हाँ, एक बार 2 मिनट के लिए फिर देखें। तो आज आपको ट्रांसफर आरएनए, इससे पहले डीएनए पढ़ चुके, दोनों आरएनए पढ़ चुके, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए है। तो ये जो आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो था डीएनए से सीधे राइबोसोम के पास नहीं पहुंचेगा, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंची मैसेंजर के पास। मैसेंजर ने इन इंफॉर्मेशन को दे दिया राइबोसोम को, और राइबोसोम के ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा और किसकी सिंथेसिस हो जाएगी, प्रोटीन की। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के पास थी वो प्रोटीन में आ गई, और ये जैसी प्रोटीन हमारी होगी वैसी हमारी बॉडी, तो पूरी बॉडी का डिजाइन, पूरी बॉडी के कैरेक्टर कौन डिसाइड करेगा, यही प्रोटीन करेगी। तो ये आपका ट्रांसफर आरएनए के 3 नाम है, सॉल्वेबल आरएनए NaCl में घुलनशील है, ट्रांसफर है पकड़ के ला रहा, एडॉप्टर है पकड़ के ला रहा। और 61 आपके अमीनो, जो 20 अमीनो एसिड हैं, तो कोडान आपके पास कितने थे, 64, जिसमें 3 कौन से थे, नॉनसेंस, तो 61। तो 20 से प्रकार खासकर 31, वैसे 50 61 तक हो सकते हैं। अब ये टोटल का 10 से 15% है। ये आपका सबसे था 80% आरआरएनए, मैसेंजर था 1 से 1%, ये है 10 to 15%। और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा आरएनए है, तो कम से कम 95 से 75 से लेकर 95 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। कंसिस्ट्स ऑफ 75 to 95, इतना छोटा है, 95 न्यूक्लियोटाइड्स। तो 75 से लेकर 95 इसके पास केवल न्यूक्लियोटाइड है, बहुत छोटा है। और सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट भी 3.8 एग्जैक्ट है, वैसे 4 लिख देते हैं। सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट, अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन
कॉफिशेंट अवसादन गुणांक 4s, यस कहते हैं स्वीडवर्ग यूनिट, ये है। और मॉलिक्यूलर वेट भी इसका बहुत कम है, 25 से 40,000 डाल्टन के बीच में मॉलिक्यूलर वेट रेंजेज फ्रॉम 25,000 to 40,000 डाल्टन 40,000 और 25,000 के बीच में। राइबोसोमल आरएनए का 1 मिलियन से पढ़ाया था, उसका 10 लाख से 5 लाख से 10 लाख, और इसका है 25 से आपका 40,000 वेट है। तो स्मॉलेस्ट है, बहुत कम न्यूक्लियोटाइड, लेकिन आरएनए के समान ये तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट स्टेबल था। अब ये शॉर्ट लिव्ड था, 2-3 पीढ़ी तक, कोई 2-3 बार बनाया, ट्रांसलेशन किया, मृत्यु को प्राप्त हो जाता। ये स्टेबल है, स्टेबल आरएनए, ये भी स्टेबल है, स्टेबल आरएनए। तो ये सब इसके पॉइंट हो गए। और अब जो प्रश्न पूछा जाता, एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट होली, तो रॉबर्ट होली ने इसका स्ट्रक्चर दिया 1965 में, और 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, अलॉन्ग विद नीरेनबर्ग और खुराना के साथ। तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता? क्लोवर लीफ मॉडल। तो अगला स्ट्रक्चर सबसे फेमस मॉडल है इन्हीं का, क्लोवर तिपतिया पत्ती, 3 पत्तियां होती, क्लोवर लीफ मॉडल और स्ट्रक्चर proposed by Robert Hawley in 1965 and awarded by Nobel Prize along with नीरेनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना, ये अंडरलाइन कर दो। शेयर इनके साथ में हुआ। नोबेल प्राइज तो दिया गया 1968 में, लेकिन शेयर हुआ किनके साथ में? नीरेनबर्ग और खुराना के साथ में। तो इनका जो मॉडल है वो 2 डायमेंशनल है, 2D मॉडल, 2 डायमेंशनल मॉडल, 2 डायमेंशनल मॉडल। बट लेकिन एक और वैज्ञानिक हुए, क्लग
क्लग या क्लेम। तो क्लग ने क्या किया, क्लग ने 3 डायमेंशनल और एल शेप्ड मॉडल दिया। क्लग प्रपोज्ड 3D एल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफर आरएनए और एक कैसा है, कैसा हमें दिखाई देता है, अपीयर्स उल्टा एल, जैसे एल इस प्रकार का दिखाई देगा, उल्टा एल, अपीयर्स लाइक द इन्वर्टेड एल, उल्टी एल दिखाई देगी, इन्वर्टेड एल। तो रॉबर्ट हॉली को नीरेनबर्ग खुराना को अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये मॉडल ये बता रहा कि टोटल हमारी 5 आर्म, 5 भुजाएं, 5 आर्म्स हैं, जिसमें खासकर 4 हैं और प्रत्येक आर्म 2 में डिवाइड है, एक स्टेम और एक लूप। तो टोटल आर्म कितनी है, टोटल भुजाएं 5 आर्म्स हैं और प्रत्येक आर्म किसमें है, स्टेम और लूप में, इसमें डिवाइड है। जिसमें पहली जो आर्म है उसमें लूप नहीं है। तो पहले हमारे साथ डायग्राम बनाए फिर देखें। तो ये है, यदि हम इधर से चलें तो ये पहली आर्म, ये दूसरी आर्म, ये आपका लूप और ये वेरिएबल आर्म। कोई खास इसका फंक्शन नहीं। तो पहली आर्म ये हो गई, दूसरी आर्म ये हो गई, ये वेरिएबल तीसरी हो गई, चौथी आर्म ये हो गई और ये लूप, और 5वीं आर्म ये हो गई और ये आपका लूप, ये लूप। तो फर्स्ट आर्म ये हुई, ये आर्म कहलाती है असेप्टर आर्म। इसके पास कोई लूप नहीं है, इसके पास ए लूप है, ए लूप है, ए लूप, 3 लूप आपके हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये तो असेप्टर आर्म हो गई पहली, और इसको हम कहेंगे क्या, ये सेकेंड आर्म, इसको हम कहते हैं साइन सी आर्म ऑब्लिक लूप भी है, लूप। और इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। ऐसे कर लो, डॉट 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 डॉट, वेरिएबल आर्म, इसमें भी लूप नहीं है। ये हो गई हमारी एंटीकोडॉन एंटीकोडॉनल आर्म भुजा और प्लस लूप ऑब्लिक लूप। तो ये फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकेंड हो गई, ये आपकी थर्ड हो गई और ये आपकी फोर्थ हो गई और फिफ्थ आपकी ये हो गई। ये कहलाती है DHU आर्म ऑब्लिक लूप। तो इसके पहला प्रश्न ये पूछा जाता, ये इसका 3 प्राइम एंड है,
तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड सी, दूसरा न्यूक्लियोटाइड सी और तीसरा टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ए, और ए न्यूक्लियोटाइड से ही यहाँ पर कौन जुड़ता है? अमीनो एसिड। तो ये अटैचमेंट साइड ऑफ अमीनो एसिड, तो ये हो गई अटैचमेंट साइट ऑफ एक्टिवेटेड सक्रिय अमीनो एसिड्स, यहीं पर जुड़ेगा। तो ये आपके तीनों अनपेयर्ड रहते हैं। ये साइटोसिन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, और यहीं पर हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? OH। तो यहीं पर बॉन्ड बनेगा किसके बीच में? COOH, यहीं पर बॉन्ड बनेगा। ये इसका 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड। जब 3 प्राइम एंड से चले तब हमारी पहली एक्सेप्टर आर्म आई, और इसमें कोई लूप नहीं, तो ये इसका हो गया स्टेम। और इस स्टेम में कितने? 7, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें पेयरिंग होगी, जोड़ा बनेगा, क्योंकि फोल्ड हो गया। वैसे कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन फोल्ड हो गया तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, पेयरिंग हो गई न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। तो यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड पेयरिंग हो गई। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 आपके ये पेयर्ड वेसिस हो गए, क्षारक जोड़ियां 7 हो गई स्टेम में। एक इसके साथ जुड़ेगा, ए जुड़ेगा यू के साथ, जी किसके साथ जुड़ेगा? सी के साथ, और ए इसका 5 प्राइम हो गया, 5 प्राइम। और 5 प्राइम पर क्या होगा? पोलराइजेशन, फास्फोरिलेशन होगा, तो यहाँ पर P होगा। और जब P होगा तो यहाँ पर अनपेयर्ड, यही पूछा जाता कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा? गुआनोसिन, PG। तो 5 प्राइम एंड पर गुआनोसिन है, तो ये 7 पेयर्ड बेसिस हो गए स्टेम में। ये पहली आर्म हुई विदाउट लूप। इसके 3 एंड पर फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्साइल ग्रुप, और ये बॉन्ड बनाएगा COH के साथ। अब आपकी सेकेंड आर्म आई, सेकेंड आर्म भी किसमें बटी है? स्टेम में। तो ये हो गया आपका स्टेम, और ये आपको हो गया लूप में कभी भी पेयरिंग नहीं होती, लूप में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते। इसलिए नहीं बनते, अभी बताएंगे, अनयूजुअल बेसिस में होते। तो स्टेम में कितने? 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो स्टेम में 5 है, 5 पेयर्ड, बातें नहीं, 5 पेयर्ड बेसिस है। एक इसके साथ जुड़ेगा यू के साथ, जी किसके साथ जुड़ेगा? सी के साथ। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये फोल्डिंग की वजह से बॉन्ड बन गए, नहीं तो है कैसा? सिंगल स्ट्रैंड। लूप में, इस लूप में
पेयरिंग नहीं होगी, तो इसमें 7 बेसिस होते हैं, 7 बेसिस। तो इसमें आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट अनयूजुअल बेस होगा। उस अनयूजुअल बेस का नाम क्या होगा? तो अनयूजुअल असामान्य बेस होगा। उस बेस का नाम क्या होगा? सीडो यूरेसिल, सीडो यूरेसिल। ये होगा, यूरिडीन भी कह सकते हो, सीडो यूरेसिल। इसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे? साई के द्वारा। इसीलिए इसका नाम पड़ा टी साई। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा? आरएनए में आप लोग जानते हैं थाइमीन नहीं होती, लेकिन ये अपवाद हो गया, यहाँ थाइमीन है, तो ये थाइमीन हो गया, थाइमीन। और ये आपका यूरेसिल हो गया, यूरेसिल। और ये आपका साई। तो इस अनयूजुअल बेस के कारण इसमें पेयरिंग नहीं होती। तो 5 पेयर्ड बेस तो स्टेम में, लेकिन लूम में 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें अनयूजुअल बेस कौन है? अनयूजुअल बेस है सीडो, सीडो। इसलिए इसको कौन सी मार्म कहते हैं? टी साई सी, टी साई सी आर्म। साई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सीडो यूरोसिल। और टी थाइमीन और सी यूरेसिल। और यहीं पर इसी पर ये लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट में ए साइट और ये पी साइट और ये ई साइट। तो इसी लार्ज सब यूनिट से राइबोसोम से जुड़ेगा। इसका एक और हो गया क्या? राइबोसोमल बाइंडिंग लूप, यहीं पर जुड़ेगा। राइबोसोमल लार्ज सब यूनिट से जुड़ेगा। कल ही पढ़ाएंगे प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोमल वाइंडिंग आर्म यहीं पर राइबोसोमल जुड़ेगा। अब ये हमारी वेरिएबल है, कोई इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, तो ये थर्ड हो गई। ये हमारी फोर्थ आर्म, फोर्थ आर्म एंटीकोडोनल आर्म और लूप। तो ये हो गया इसका स्टेम, क्योंकि आर्म किसमें विभक्त है? स्टेम और किसमें विभक्त है? लूप में। लूप में कभी पेयरिंग नहीं होती है, दोनों स्ट्रैंड आ गए पास पास, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ भी 5 है, 1 2 3 4 5। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में डेवलप हो गए, जैसे डीएनए वैसे यहाँ हो गए। तो ये आपका स्टेम में कितने हैं? 5 बेस पेयर्स, 5 बेस पेयर्स हैं। और ये लूप हो गया, लूप में 7, क्योंकि लूप में कभी पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि अनयूजुअल बेस है। तो यहां पर 7 बेसिस होंगे। तो 7 बेसिस में 1 2 3 4 और 3 हमारे बेस से ही अंडरलाइन करेंगे। 3 हमारे कौन होंगे? यही 3 हमारे होंगे एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन्स। इनकी डायरेक्शन क्या होगी? 3 5 डायरेक्शन होगी, 3 प्राइम टू 5। 3 प्राइम टू 5। उल्टा उल्टा जब करेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, तभी एल शेप्ड आ जाएगा। और यही आपका क्या रिकॉग्नाइज करेगा? यह पहचान करेगा
कि हमारा कोडान कौन है। तो कोडान कहाँ पाए जाते हैं? मैसेंजर आरएनए पर। कोडान क्या होते हैं? 3 नाइट्रोजन क्षारकों के द्वारा बनी एक भाषा है जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करती है। तो वो भाषा 3 लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही, तो इन्हें हम कोडान कहते हैं। कोडान कहाँ पाए गए? मैसेंजर आरएनए पर। तो यहाँ पर इसमें जब ट्रांसफर आरएनए जुड़ेगा आकर आपके पास बड़ी यूनिट में, तो ये आपकी पहली भुजा, ये आपकी वेरिएबल भुजा, ये वेरिएबल भुजा, और ये आपकी एंटी कोडान, ये आपका लूप। और तो 3 प्राइम यहाँ होगा, 5 प्राइम यहाँ, तो यहाँ पर कौन बनेगा कर? यही आपका एंटी कोडान है। तो ये एंटी कोडान रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा मैसेंजर आरएनए पर कौन सा कोडान है। यहाँ पर कोडान, ए कोडान, ए कोडान। इनिशिएशन कोडान कौन होता? AUG। जब ये जान लेगा, एंटी कोडान जब पहचान लेगा कि मैसेंजर आरएनए AUG है, तो इसे मालूम हो जाएगा, तब यहां से किसको पकड़ेगा? कौन से अमीनो एसिड को पकड़ेगा? मेथियोनीन को। इनिशिएशन कोडान किसको कोड करता है? मेथियोनीन को। तो पहचान लेगा, तो पहचान लेगा, तो पकड़ के ले आएगा मेथियोनीन को। ये रिकॉग्नाइज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और तो ये आपकी कौन सी होगी? ये मैसेंजर आरएनए होगा, इससे अभी रिलेशन नहीं है। और मैसेंजर आरएनए में डायरेक्शन क्या होगी? 5 प्राइम 3। तो यहाँ पर हमारे कौन होंगे? कोडान। ये कौन हो गए? एंटी कोडान। मान लो यहाँ CCG या UGG, तो UGG किसको करता है? लाइसिन को। तो यहाँ पर क्या होगा? U की जगह A होगा, G की जगह C होगा, G की जगह C होगा। तो इनके बीच में तो ये रिकॉग्निशन करता, पहचान करता है कि मैसेंजर आरएनए पर कोडान कौन सा है। और जो कोडान होगा तो पर्टिकुलर कोडान पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो इससे पहचान करके वो ले आएगा पकड़ के कौन सी भुजा पर? ये लार्ज सब यूनिट पर। और लार्ज सब यूनिट पर अपने 3 स्थान बताए, A साइट, P साइट, कल ही पढ़ाएंगे, और E साइट। और जैसे ही इस पर आ जाएगा तो A1, A2, ये बहुत बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती चली जाएगी। कौन से बॉन्ड बनेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। और फिर जहां पर तीनों आ जाएंगे टर्मिनेटिंग कोडान, कौन कौन? UAA, UAG और UGA। ए ऑक्कर, ए अंबर, ए ऑप्ल, वहीं पर पॉलीपेप्टाइड चेन टूट जाएगी। तो टर्मिनेटिंग कोडान, नॉनसेंस कोडान या स्टॉप कोडान। और जैसे टूटी चेन वही साइटोप्लाज्म में आ जाएगी। और प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के बनेंगे। तो ये एक चीज कई रिकॉग्नाइज करता। तो स्टेम में कितने हुए? 5। ये पेयर बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें 7 बेस, जिसमें 3 क्या कहलाएंगे? एंटी कोडान। ये हो गई चौथी आर्म। और 5वीं हमारी कौन सी हो गई? फिफ्थ आर्म क्या कहलाएगी? DHU आर्म और लूप। तो ये तो इसका हो गया स्टेम, और ये इसका क्या हो गया? लूप। अब इसके स्टेम में 3 से 4, इनमें तो पेयरिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, तो पेयरिंग होगी। तो इसमें 3 से 4 पेयर्ड बेस होंगे, पेयर्ड बेस जोड़ा बनाएंगे। लेकिन लूप में कभी भी पेयरिंग नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? यहां पर हमारा कौन था?
सीडो यूरेसिल अनयूजुअल बेस। अब यहां पर कौन होगा अनयूजुअल बेस? यहां अनयूजुअल बेस है, अनयूजुअल बेस असामान्य क्षारक कौन है? ये अंडरलाइन कर देना, इनोसिन। इनोसिन को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? आई के द्वारा। इनोसिन यहां है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बने। तो दो अनयूजुअल, और यहां DHU नाम क्यों पड़ा? यहां पर अनयूजुअल बेस है कौन? डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। तो यहां पर अनयूजुअल बेस है डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन, इसलिए इसे डी आर्म भी कह देते या DHU आर्म भी कह देते लूप। और इसमें कितने होंगे? 8 से 12। तो इसमें लूप में जहां पेयरिंग नहीं होगी 8 to 12 बेसिस क्षारें होंगी। 8 से 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक होंगी। इसमें अनयूजुअल बेस कौन होगा? डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। इसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम DHU या खाली DHU। अब यहां पर मेन जो पूछा जाता है हीरो, वो कौन है हीरो? यहां पर एक हीरो एंजाइम है, उसका नाम क्या है? अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। वो इन अमीनो एसिड को क्या करेगा? एक्टिव करेगा। एक्टिव साथ साथ बॉन्ड एक बनाएगा। किसके बीच में बॉन्ड बनाएगा? किसके बीच में? अमीनो एसिड के बीच में और इस न्यूक्लियोटाइड के बीच में। तो यहां पर वो एंजाइम होगा अमीनो एसाइल सिंथेटेज वाइंडिंग। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? दूसरा नाम हो गया अमीनो एसाइल सिंथेटेज वाइंडिंग साइट। ये वाइंडिंग साइट हो, वो कौन सी साइट थी? अटैचमेंट अमीनो एसिड की। और ये कौन सी साइट होगी? जहां पर सिंथेटेज एंजाइम क्या करेगा? इन अमीनो एसिड को सक्रिय करेगा। तो एंजाइम ये हो गया सिंथेटेज, और साइट कौन हो गई? अमीनो एसाइल वाइंडिंग साइट। यहीं पर अमीनो एसिड ये जुड़ेगा और बॉन्ड कौन बनेगा? तो ये आपको हो गया, क्या कहते हैं उसको? एक्टिवेट भी करेगा, एक्टिवेट अमीनो एसिड जुड़ेगा भी और अमीनो एसिड को एक्टिवेट भी करेगा। तो चाहे तो इसको हम कह ले DHU आर्म लूप, चाहे इसे हम दूसरा नाम दे दें, क्या? अमीनो एसाइल सिंथेटेज वाइंडिंग साइट। यहीं पर बॉन्ड बनेगा, इसके बीच में इसके OH COH और एंजाइम का बॉन्ड बनेगा और वहीं पर एक्टिव होगा। तो 5 और 5वें एंड पर ही अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड होगा। क्या नाम इसका होगा? गुआनोसिन होगा। और यहीं पर फास्फेट होगा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहां होगा। ये 5 आर्म हैं, मेन 4 हैं। तीसरी आर्म बहुत छोटी होती, 4-5 न्यूक्लियोटाइड, वेरिएबल आर्म इसको कहने लगते। तो इसको यदि हम उल्टा कर दें तो एल रूप ले लेता है, इन्वर्टेड। तब हमारा 3 इस साइड में आ जाएगा, 5 उस साइड में चला जाएगा। इसीलिए लिखा जाता है क्या? 3 to 5 डायरेक्शन। एंटीकोडॉन की डायरेक्शन ये होगी और मैसेंजर RNA की डायरेक्शन 5'3। तो ये पहचानेगा
तो यहां पर एक याद रखना, कौन सा अनयूजुअल बेस है, डाइहाइड्रॉक्सी यूरिडेन। इस लूम में कौन है, आइनोसिन, और इस लूम में कौन है, सीडो यूरेसिल। इसीलिए इसका एक और नाम है क्या, टी साई सी। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थाइमीन को, जबकि थाइमीन होती नहीं आरएनए में, और यूरेसिल ये अनयूजुअल। तो यहां भी आर्म और लूप। तो हमने बताया कि 5 आर्म हैं, हर आर्म किस में डिवाइड हो जाती है, स्टेम और लूप। तो पूरा का पूरा लिख लो और थोड़ा सा हम लिखा देते हैं। और पॉइंट लिख लिए। तो क्लोवर लीफ मॉडल ये है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, according to this model, there are five arms, भुजाएं हैं 5, 5 arms, and each arm has stem and loop. तो पहला पॉइंट थे कि हमारा चाहे राइबोसोमल आरएनए हो, चाहे मैसेंजर आरएनए हो, चाहे ट्रांसफर आरएनए हो, सबको बनाएगी यही डीएनए। लेकिन सब हैं कैसे, सिंगल स्ट्रैंडेड। केवल मैसेंजर आरएनए था जो लूप नहीं, वो पेयरिंग नहीं कर रहा था। इसमें भी कल लिखाई थी और इसमें भी। तो जब है सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन जब इसमें फोल्डिंग हो जाएगी तब इसमें ये पेयर बन जाएंगे, और पेयर बन गए तो हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि अट्रैक्टिव बॉन्ड है, उनके द्वारा ये कैसा दिखाई देने लगेगा, डबल स्ट्रैंडेड, जबकि है कैसा, सिंगल स्ट्रैंडेड। ट्रांसफर आरएनए आल्सो single stranded molecule, single stranded molecule, but due to the folding, it becomes and appears like, लिखना, like double stranded। तो डबल स्ट्रैंडेड जब हुए, ये कौन से थे, एडिनिन किसके बीच में था, गुआनिन प्यूरिन पिरिमिडिन से, एडिनिन थाइमिन से था डीएनए में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और गुआनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक आपका न्यूक्लियोटाइड यहाँ अमीनो एसिड, ये आपका शुगर होगा और ये आपका बेस होगा। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ थी और एक पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ है, यहाँ सिंगल है, ये डबल है। यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे वो बॉन्ड कैसे, वो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ए है, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ए है। तो 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में बॉन्ड हाइड्रोजन बन रहे थे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बन रहे थे 2 के बीच। तो ये क्या थे, इंटर। जब कोई चीज 2 के बीच में हो, यहाँ एक ही मालिक्यूल है, कौन मालिक्यूल है, ट्रांसफर आरएनए। तो यहाँ एक ही बीच, तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इसका नाम क्या होगा, इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इसमें याद रखना। तो बोलो क्या लिखा था, लाइक डबल स्ट्रैंडेड एंड पेयरिंग आकार्स
Why the intramolecular हाइड्रोजन बॉन्ड ए किससे पेयर करेगा? यू से। जी किससे पेयर करेगा? सी से। ए पेयर्स विद यू, एडेनिन यू यूरेसिल। ए पेयर्स विद यू एंड जी विद सी, लेकिन पेयरिंग कहां होगी? केवल स्टेम में, केवल स्टेम में, लूप में नहीं होगी। पेयरिंग अकर्स ओनली इन द स्टेम, not in the loop। हाइड्रोजन बॉन्ड लूप में नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि यहां पर कौन है? अनयूजुअल बेस ए और ए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ unusual bases like pseudouracil sign, PSI sign, comma inosine represented by I and dihydroxyuridine represented by DHU। अब अंडरलाइन करें, इसके 3 प्राइम पर क्या होगा? 3 प्राइम पर आपके 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, CA, और ए आपका टर्मिनल। इसी टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड से कौन जुड़ता है? अटैचमेंट साइड ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड 3 एंड पर, और तीनों हैं वो पेयर नहीं बनाते। तीनों न्यूक्लियोटाइड कैसे? अनपेयर। एट 3 प्राइम, और यहीं पर फंक्शनल ग्रुप है OH। एट 3 प्राइम there is functional group OH, hydroxyl group, OH group, and 3 unpaired nucleotides are CCA, cytosine और adenine। 3 unpaired nucleotides CCA, ए के साथ पर अमीनो एसिड जुड़ेगा। एट द ए न्यूक्लियोटाइड amino acids attached called attachment site of activated amino acid। अब 5 पर आ जाइए। एट 5 प्राइम ये भी अनपेयर्ड जोड़ा नहीं बनाएगा। गुआनोसिन, अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड गुआनोसिन, that is 5 प्राइम PG। फॉस्फेट यहां रहेगा, 5 पर रहता।
पीजी। पैराग्राफ चेक। अब जब हम मूव करेंगे 3 प्राइम से 3 प्राइम से मूव करेंगे तो पहली हमारी ए आएगी, दूसरी हमारी ए आएगी, तीसरी ए आएगी, चौथी और पर when we move from 3 prime, first arm is called acceptor arm. First arm is called acceptor arm. यही एक्सेप्ट करेगी, अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करेगी, विच एक्सेप्ट द अमीनो एसिड, विच एक्सेप्ट द अमीनो एसिड। इस पर कोई लूप नहीं है, विदाउट लूप, विदाउट लूप, विदाउट लूप। और लूप है नहीं तो इसमें स्टेम कितने, इसमें कितने बेस पेयर हैं, 7। एंड स्टेम हैज 7 पेयर्ड बेसिस, 7 पेयर्ड बेसिस। पैराग्राफ चेंज। सेकेंड आर्म called also called T psi C arm, T psi C arm, oblique loop, differentiated into stem and loop, differentiated into stem and loop। स्टेम को पहले, स्टेम हैज 5 पेयर्ड बेसिस, and loop 7 बेसिस। और अंडरलाइन करिए, अनयूजुअल बेस असामान्य, अनयूजुअल बेस सीडो यूरेसिल, दैट इज साइन, PSI, साइन। क्योंकि यहीं पर सब लोग देखें, यहीं पर राइबोसोम की कौन सी यूनिट है, लार्ज सब यूनिट पर यहीं पर ये ट्रांसफर RNA यहीं पर ये जुड़ेगा, तो इसलिए ये क्या कहलाता, राइबोसोमल बाइंडिंग आर्म। also called ribosomal binding arm because large subunit of ribosome, a large subunit of ribosome binds with transfer RNA, पैराग्राफ चेंज। तीसरी, थर्ड, वेरिएबल आर्म, इसमें कुछ ही न्यूक्लियोटाइड हैं, कंसिस्ट्स ऑफ few nucleotides, and fourth
फोर्थ आर्म कॉल्ड एंटीकोडॉनल आर्म ऑब्लिक लूप, एंटीकोडॉनल आर्म ऑब्लिक लूप। दो में डिफ्रेंशिएटेड कर दो, डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लूप, डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लूप। तो स्टेम में कितने 5, ये पेयर्ड जोड़ा बनाएंगे, और लूप में कितने 7, ये जोड़ा नहीं बनाएंगे। तो 3 को अंडरलाइन कर देना, 3 को क्या कहेंगे एंटीकोड। डिफ्रेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लूप, स्टेम एंड लूप। स्टेम में पहले स्टेम हैज 5 पेयर्ड बेसिस, 5 पेयर्ड बेसिस, वही ए यू के साथ और जी सी के 5 पेयर्ड बेसिस, एंड लूप हैज 7 बेसिस। लूप हैज, क्योंकि यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, लूप हैज 7 बेसिस। 3, उन 7 में 3 को अंडरलाइन करो, आउट ऑफ विच 3 बेसिस कॉल्ड एंटीकोडॉन्स, एंटीकोडॉन्स, एंटीकोडॉन्स। तो यही एंटीकोडॉन क्या करेंगे, मैसेंजर आरएनए पर जो हमारे कोडॉन है, कोडॉन को पहचानेगा। मान लो यहां पर इनिशिएशन कोडॉन AUG है, किसको कोड करता है मेथियोनिन को। तो ये मेथियोनिन को कोड करता है, तो इसने पहचान लिया, तो इसने मेथियोनिन को पकड़ के यहां पर ले आया। एंटीकोडॉन्स रिकॉग्नाइज, ये पहचान करते हैं, रिकॉग्नाइज कोडॉन्स ऑन द मैसेंजर आरएनए, on the messenger RNA, and according to codons, they recognize amino acid, and direction 3' to 5, direction 3' to 5। और लूप में मेन अनयूजुअल असामान्य बेस कौन है इनोसिन, एंड लूप हैज unusual base inosine represented by I, पैराग्राफ चेंज। अब 3 1 4 5वां जो है, 5वां क्या कहलाएगा DHU आर्म और लूप। ए भी डिफ्रेंशिएटेड है, स्टेम और लूप। स्टेम में कितने पेयर हैं 3 से 4, लूप में बेस कितने 8 से 12। इसमें अनयूजुअल बेस कौन है डाई हाइड्रोजन DHU, और यहीं पर इंजाइम कौन सिंथेटेज, यही बॉन्ड बनाने में मदद करेगा और यही अमीनो एसिड को एक्टिव ये करेगा यहीं पर। यदि मैं से इसको खींच दे तो 3 इधर ले आए 5 इधर, तो 3' डायरेक्शन में हो जाएगा, तो यहीं पर ये करेगा। तो अगला द फिफ्थ आर्म ऑब्लिक लूप इज कॉल्ड
DHU arm, DHU arm or loop, oblique loop. Due to the presence of unusual base dihydroxyuridine DHU in the loop. हमेशा अनयूजुअल बेस कहां पाए जाएंगे? केवल लूप में। और हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी कहां? लूप में, इन द लूप। इसका एक और भी नाम है क्या? अमीनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट, आल्सो कॉल्ड amino acyl synthetase winding site. The main enzyme synthetase help in the bonding किससे? COH से with the COOH कार्बोक्सिल ग्रुप। और साथ ही साथ ये अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेगा एंड आल्सो एक्टिवेट अमीनो एसिड। ए बी आर्म स्टेम और लूप में विभक्त है, डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लूप, स्टेम में 3 से 4 पेयर्ड बेसिस हैं। स्टेम हैज 3 to 4 पेयर्ड बेसिस। यहां बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन इंट्रामॉलिक्यूलर, लेकिन लूप में 8 से 12 बेसिस एंड लूप हैज 8 to 12 बेसिस। और एक बार फिर रिपीट कर दो, वैसे लिखा दिए। एंड अनयूजुअल बेस डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन, तो ये आपका क्लोवर लीफ मॉडल है। तो आपके तीनों आरएनए, जो कि डीएनए हमारा ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट छोड़ दे तो डीएनए कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में। ये बाहर निकल नहीं सकता और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा साइटोप्लाज्म में। तो इसे अपनी सूचना देनी है। तो तीनों प्रकार के आरएनए का सिंथेसिस कौन करेगा? यही आरएनए। जो राइबोसोमल आरएनए एंजाइम कौन होगा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और यहाँ कौन होगा? आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। और यहाँ कौन होगा? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तीनों राइबोसोमल आरएनए, ये तो राइबोसोम का ही पार्ट है। राइबोसोम किसका बना होता? आरएनए प्लस प्रोटीन 80%। तो ये तो आपका अब मैसेंजर आरएनए ये मैसेज लाता है डीएनए से, डीएनए इसमें डिकोड कर देता है, मैसेज को कहां भेज देता है? राइबोसोम पर। और राइबोसोम पर ट्रांसफर आरएनए एक एक अमीनो एसिड को पकड़ के लाता और लोड कर देता और प्रोटीन की
सिंथेसिस होने लगती, पॉलीपेप्टाइड चेन बनने लगती। क्योंकि प्रोटीन हमेशा तो बनेगी नहीं, हर सेल अपनी अपनी प्रोटीन बनाएगी। आपका इंसुलिन बनाना है तो लैंगरहैंस उसमें इंसुलिन पैंक्रियाज में बनेगी, स्लेबम आपको टाइलिन बनाने तो वहां बनेगी, अलग अलग प्रकार की प्रोटीन बनेगी, हर सेल में बनेगी, हर समय नहीं बनेगी। राशन तो पूरा है सेल में, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी बनेगी, और वहीं पर फिर टर्मिनेटिंग कोडॉन आ जाएंगे और वो प्रोटीन टूट जाए। तो अगला चैप्टर एक होगा जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन का। खाना रखा है रसोई में 1 महीने का, तो आप 1 महीने का एक ही दिन में थोड़ी बना के खा लेंगे, हाँ, महीने भर चलाएंगे। तो जिस सेल को जिस प्रोटीन की जरूरत है, इस प्रकार तो डीएनए से डीएनए बना तो रेप्लिकेशन पढ़ाया, और डीएनए से आरएनए बने तो ट्रांसक्रिप्शन। अब हमें ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाना है, रेप्लिकेशन पढ़ लिया, तो ये जो आपकी, और जब आप मैसेंजर आरएनए बना लेंगे तो आपका प्रोटीन सिंथेसिस शुरू कर देंगे। तो इसमें आपने देखा कि ये तो पकड़ के ला रहा, ये आपका बना रहा, और ये मैसेज ला रहा। ये तीनों हमारे कौन से आरएनए थे? नॉन जेनेटिक आरएनए। लेकिन टीएमबी वायरस में जेनेटिक है, रियो वायरस में जेनेटिक है, और क्यूवी बैक्टीरियोफेज में आरएनए। तो आरएनए भी जेनेटिक है और नॉन जेनेटिक। तो ये नॉन जेनेटिक आपको पढ़ाए कौन? तीनों, ट्रांसफर, राइबोसोमल और मैसेंजर। अब आपका न्यूक्लिक एसिड, टोटल 7 लेक्चर में 1 लेक्चर पढ़ाया कौन? जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बाद 6 लेक्चर न्यूक्लिक एसिड। अभी क्या बचा है? ट्रांसक्रिप्शन बचा है। आपका डीएनए से डीएनए बना था, ये प्रोसेस हमारी क्या थी? रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन। इसी के समान एक कॉपी बनी थी, कोई इरर नहीं। इरर जहां आ गई, पूरा का पूरा बहुत ही प्रीसियस मॉलिक्यूल, बहुत ही कीमती मॉलिक्यूल। और जब कोई चीज कीमती है तो उसकी सुरक्षा की जाती है। तो सुरक्षा के लिए ये क्या रहता है? हिस्टोन प्रोटीन, H1, H2A, H2B, H3, H4 पढ़ाएंगे आगे। और इस डीएनए से अब हमारा क्या बन जाए? मैसेंजर आरएनए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये प्रतिकृतियन, और ये कहलाएगी ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। जो डीएनए में था डिकोड हो जाएगा यहां, और जब डिकोड हो जाएगा तो ये कहां दे देगा? प्रोटीन को। और जो हमारी प्रोटीन होगी वैसी हमारी बॉडी होगी। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ट्रांसलेशन। ये अनुलेखन और ये अनुवाद। अनुलेखन नहीं, इसको क्या कहेंगे? अनुवाद। मैसेंजर आरएनए से क्या बन जाए? प्रोटीन बन जाए। तो अभी अपने लोगों को ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आ, जब डीएनए से डीएनए बना रहे थे तो हमारे दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या कर रही थी? दोनों भाग ले रही थी, दोनों भाग ले रही थी। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में दोनों भाग नहीं लेगी। कौन भाग लेगा? एक भाग लेगी। जो भाग लेगी वही क्या कहलाएगा? टेम्पलेट। तो अब डालें आप लोग ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। तो यदि आपसे कोई डीएनए और आरएनए का, चलो ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ लो, फिर हम सबका डिफरेंस बता दें। मेन डिफरेंस क्या है? आपने देखा कि हमारे ट्रांसफर आरएनए में इसमें क्या पाया गया? थाइमीन, जबकि हमारे आरएनए में अमीनो एसिड, प्रोटीन को, अरे बेस कौन होते हैं? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। लेकिन अभी आपने यहां देखा क्या पाया गया? साइटोसिन। तो ये अपवाद हो गया। केवल एक